नमस्कार दोस्तों, सुपर मैथ फोर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट है वो है 58। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को रखा गया है। यह रीजनिंग पेपर के पैटर्न के आधार पर रखा गया है। चाहे आप एसएससी या फिर रेलवे या फिर एनटीसीपी या फिर किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में उसी टाइप के प्रश्नों को दिया गया है जो कि आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमारा पहला प्रश्न क्या दिया है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम समूह का चयन करें। आपके पास विकल्प रहेगी उत्तर प्रदेश, पंजाब, मणिपुर और इम्फाल। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, प्रश्न के बारे में जानकारी पता होनी चाहिए। यहाँ आपको जो विषम समूह यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना दोस्तों, इसकी जगह पे आपको क्या दे सकता है, असंगत भी दे सकता है। ठीक है ना, क्या दे सकता है, असंगत। असंगत के स्थान पर दोस्तों आपको अलग भी दे सकता है। ठीक है ना, अलग 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 है। ठीक है ना, अलग अलग की जगह पे दोस्तों मेल जोल नहीं है। ठीक है ना, मेल जोल नहीं है। इन चार शब्दों के प्रयोग से दोस्तों आपको क्या बनाया जाएगा, प्रश्न बनाया जाएगा। तो ध्यान रखें, असंगत, अगल अगल और मेल जोल समूह नहीं है। ठीक है ना। अब मतलब समझते हैं दोस्तों, विषम समूह का मतलब क्या होता है। विषम समूह का मतलब ये होता है दोस्तों कि आपको चार ऑप्शन दिए जाएंगे। जैसे कि हमारे पास उत्तर प्रदेश, पंजाब, मणिपुर, इम्फाल, ये चार ऑप्शन दिए गए। इनमें से दोस्तों तीन एक से हैं, यानी कि इनमें से कोई से भी तीन एक से होंगे और एक क्या होगा, अगल होगा। जो अगल होता है दोस्तों हमें उसी पर क्या, टिक लगाना होता है। ठीक है ना। तो देखो हमारे पास जो चार विकल्प दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं दोस्तों, वो हमारे यहाँ के राज्य हैं। ठीक, क्या है, राज्य हैं। तो इसमें से हमें देखना है दोस्तों कि क्या इनमें अगल है। तो आप जानते हैं दोस्तों, जो उत्तर प्रदेश है वो भी एक राज्य है, पंजाब है वो भी एक क्या है, राज्य है, मणिपुर भी क्या है दोस्तों, एक राज्य है। लेकिन दोस्तों जो इम्फाल है वो दरअसल राजधानी है। क्या है, एक राजधानी जो कि मणिपुर की है। ठीक है ना। इसलिए दोस्तों ये तीन एक से हैं और क्या है अगल, इसमें इम्फाल अगल है क्योंकि ये राजधानी है। ठीक, इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन आएगा आपको शब्दों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन नाम के टॉपिक से, इससे दोस्तों आपको प्रत्येक साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो दोस्तों, साथ ही साथ मैं आपको क्या बताता जाऊंगा, अहम भूमिका जो निभाते हैं दोस्तों, आपको 12 टॉपिक ऐसे हैं दोस्तों जो आपको प्रत्येक साल क्वेश्चन बनते हैं 12 टॉपिक से। तो वो 12 टॉपिक में आगे चलकर बताता चलूँगा। 12 टॉपिक में से दोस्तों एक टॉपिक ये भी है क्लासिफिकेशन, इसका भी आपको एक क्वेश्चन बनेगा। अब देखो दोस्तों, टोटल आपके में कितने हैं रीजनिंग में, तो रीजनिंग में दोस्तों टोटल हैं आपके कितने, 38। ठीक है ना, 38 टॉपिक है। 38 में से दोस्तों आपके 20 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन दरअसल टॉपिक के आधार पर 18 टॉपिक ही आते हैं। क्वेश्चन तो 20 आएंगे लेकिन 18 टॉपिक से पूछे जाते हैं, क्योंकि दोस्तों दो ऐसे टॉपिक हैं जिससे दो क्वेश्चन बनते हैं, दो क्वेश्चन बनते हैं दो टॉपिक से। ठीक है ना, वो भी मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। लेकिन दोस्तों 12 टॉपिक ऐसे हैं जिससे प्रत्येक साल आपको एक एक क्वेश्चन बनता है, ये कभी नहीं बदलते हैं। ठीक है ना, 12 टॉपिक, तो वो मैं आपको बताता चलूँगा। तो एक टॉपिक तो दोस्तों हमारा यही है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, किसी परिवार में 5 सदस्य हैं। ठीक है ना, ए बी सी डी और ई। ठीक है ना, डी बी का पिता है जो कि ए की पत्नी है। ठीक है ना, सी डी की बहन है और ई डी की पत्नी है। तो ए दो नहीं है दोस्तों, यहाँ पर डी है। ठीक है ना, डी से किस प्रकार संबंधित है। ठीक है ना, तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या है, ये ब्लड रिलेशन से संबंध है दोस्तों, रक्त संबंध से रिलेटेड आता है। ये भी दोस्तों ऑल स्टेट एग्जाम में पूछा जाता है। तो 12 टॉपिक में से दोस्तों एक टॉपिक ये भी माना जाता है। ठीक है ना, तो दोस्तों जब भी आपको ब्लड रिलेशन के बारे में पता चले या फिर क्वेश्चन आए तो आपने देखा होगा दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन क्या है, एरो की सहायता से होते हैं। किसकी सहायता से होते हैं, एरो की सहायता से। अब सबसे पहले आपको इन एरो के बारे में जानना होगा, तो एक छोटी सी बेसिक जानकारी ले लेते हैं ताकि दोस्तों आपको कहीं का भी क्वेश्चन आ जाए इसकी सहायता से आप कर सको। तो देखो दोस्तों, ये कौन होती है, आपकी पीढ़ी। ठीक है ना, ये कौन है, आपकी पीढ़ी। जब भी दोस्तों आपकी पीढ़ी के बराबर की व्यक्ति की बात की जाए, आपकी पीढ़ी के व्यक्ति कौन कौन होते हैं, जैसे भाई होती है, बहन होती है, चचेरा भाई चचेरी बहन, और जिनकी शादी हो जाती है दोस्तों उनकी पत्नी भी आपकी पीढ़ी की व्यक्ति ही होती है। ठीक है ना, तो दोस्तों जब भी आपकी पीढ़ी के बारे में बात की जाए तो आपको जो ब्लैक वाला एरो है ना, तो इसकी सहायता लेनी है। ठीक है ना, लेकिन जब दोस्तों आपसे बड़ी पीढ़ी यानी कि ऊंची वाली पीढ़ी की बात की जाए, जैसे कि माता पिता, मामा मौसी, चाचा चाची, नाना नानी, सॉरी, ठीक है ना, सास ससुर, यहाँ पर दादा दादी, नाना नानी, तब आपको जो ऑरेंज वाला एरो दिख रहा है ना, तो हमें इसकी सहायता लेनी है। ठीक है ना,
जब दोस्तों आपसे नीचे की पीढ़ी के बारे में पूछा, जैसे बेटा बेटी भतीजा भतीजा यादी पोता पोती, तब आपको जो एलो वाला दिख रहा है ना, इसकी सहायता लेनी है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इन 3 एरो के बारे में समझ चुके होंगे। तो हम क्वेश्चन को करते हैं तो और अच्छे से समझ में आ जाए। जैसा कि मैंने कहा कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको एरो की सहायता से ही करने होंगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन दोस्तों हमें एरो की सहायता से ही करना होते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना और हम करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या बोला, किसी परिवार में 5 सदस्य हैं, कौन कौन है वो, ए बी सी और डी और ई हैं, ठीक है ना। अब ये क्या बोला, डी बी का पिता है, यानी दोस्तों जो डी है वो बी का पिता है, ठीक है ना। कौन है, बी का पिता। तो देखो दोस्तों एरो कहाँ पर बनेगा, नीचे की ओर बनेगा, ठीक है ना, क्योंकि दोस्तों डी क्या है, पिता है, और क्या बी क्या है, बेटा है या फिर बेटी। हमें पता नहीं है कि वो बेटा है या बेटी, लेकिन पिता है तो वो क्या बनेगा, नीचे की ओर बनेगा, ठीक है ना। यानी कि जो डी है दोस्तों वो कौन है, पिता है, ठीक है ना। और ये बी क्या है, बेटा मान लेते हैं हम समझ के, ठीक है ना, बेटा या बेटी। तो बेटी क्या होती है, नीचे वाली पीढ़ी होती है, तो ये क्या आ जाएगा, नीचे की ओर बन जाएगा, ठीक है ना। जो कि दोस्तों ए की पत्नी है, यानी कि दोस्तों ए की पत्नी है। तो अभी हाल मैंने बताया था दोस्तों कि जो पत्नी होती है वो हमारी पीढ़ी की होती है। तो इसका मतलब दोस्तों बी की जो पत्नी है, सॉरी ए की जो पत्नी है वो क्या है, बी है। तो यहाँ पर दोस्तों ये लड़की थी, ठीक है ना, जो बी हम बेटा बोल रहे थे, ये यहाँ पर कौन थी, लड़की थी, ठीक है ना। तो हम चिन्ह बना देते हैं दोस्तों, इस पे हमने माइनस रख दिया है स्त्री के लिए, और दोस्तों पुरुष के लिए हम क्या बना देते हैं, प्लस बना देते हैं, ठीक है ना, पहचान के लिए, ठीक। फिर क्या बोल रहा है, वो सी डी की बहन है, यानी कि दोस्तों जो सी है वो डी की बहन है। तो देखो दोस्तों जब ये हमारे पिता हैं और जो सी है, ठीक है ना, वो उसी की बहन है, यानी पिता की बहन है, तो वो उनकी पीढ़ी के बराबर हो जाएंगी। तो दोस्तों ये जो मार्क बनेगा वो बनेगा इस साइड, तो जो सी हो जाएगी इस पर भी हम माइनस कर देते क्योंकि ये लड़की है, ठीक है ना। अब क्या बोला है दोस्तों, ई डी की पत्नी है, यानी दोस्तों अब देखो पत्नी भी उन्हीं की पीढ़ी की होगी, यानी पिता के पीढ़ी की जो हमारी मम्मी होती हैं, तो वो कौन के, पिता और मम्मी दोनों एक ही पीढ़ी के होंगे, ठीक है ना। तो हम इस साइड बना देते हैं ई, ठीक है ना। ये भी कौन है, माइनस में जाएगी क्योंकि ये लड़की है, ठीक है ना, माँ है हमारी। अब वो बोल रहा है ए का डी से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि ए का, ठीक है ना, ए का डी से किस प्रकार संबंधित है। तो दोस्तों ये हमें बताना है। अब देखो दोस्तों ध्यान दे रहे होंगे आप कहोगे सर आपने तो कहा था इस एरो की सहायता लेनी है, फिर आपने इस साइड बना दिया। देखो दोस्तों ये वाला एरो और ये वाला एरो एक ही है, इसमें कोई अंतर नहीं है। आप इस साइड भी बना सकते हैं, इस साइड भी बना सकते हैं, लेकिन मेरा मतलब ये था कि हमें दोस्तों बराबर में, यदि बराबर की पीढ़ी की बात की जाए तो हमें बराबर में ही लेना है एरो को, ठीक है ना। यदि नीचे ऊंचे की बात की जाए दोस्तों तो हमें नीचे और ऊंचे के ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों अब हमें क्या करना है कि इसे देखना है कि दरअसल ए डी का कौन लगेगा। तो ये दोस्तों ये कौन है, आप हैं, ठीक है। किसी जिससे दोस्तों पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम स्वयं को किसे माने। कुछ बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हम किसे स्वयं को माने, अपने आप को। तो देखो दोस्तों जब भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाए जैसे कि ए का डी से किस प्रकार संबंधित है, या तो आप ए को स्वयं मान सकते हैं या फिर डी को स्वयं मानेंगे, ठीक है ना, समझ गए ना। या तो ए को माने या फिर डी को मान ले। जैसे कि हम दोस्तों ए को मान लेते हैं, तो ए कौन है, आप हैं, बी कौन है, आपकी पत्नी है, ठीक है ना, पत्नी है। तो पत्नी का पिता कौन होता है दोस्तों, ससुर होता है, जो कि ऑप्शन सी में है, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए। अब मान के चलते दोस्तों डी आप हैं स्वयं, ठीक है ना। तो ये कौन है, आप हैं, तो आप मान के चलिए पिता हैं, ठीक है ना। पिता की बेटी क्या होगी दोस्तों, यानी कि ये बेटी होगी, ठीक है ना, ये हमारी बेटी हो गई, ठीक है ना। बेटी का पति कौन होता है दोस्तों, वो हमारा कौन होगा, तो दामाद होगा, ठीक है ना, दामाद। लेकिन इसमें वो क्या पूछा है, ए का डी से संबंध पूछा है, तो इसका उल्टा कर दीजिए। जब ये दामाद है तो ये कौन हो जाएगा, ससुर हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी इसका भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए दोस्तों स्वयं को क्या माने, जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है आप उसे स्वयं मान लिया करें, ठीक ना। तो मैंने बता दिया है दोस्तों कि जो ब्लड रिलेशन वाला क्वेश्चन है आपको एक क्वेश्चन बनेगा, ये भी दोस्तों 12 टॉपिक में से एक टॉपिक माना जाता है, ये भी कभी परिवर्तन नहीं होता है इस टॉपिक का, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में क्या दिया है कि यदि 2 अप्रैल को गुरुवार हो तो 4 मई को क्या होगा। देखो दोस्तों जब भी आपको रीजनिंग कैलेंडर के बारे में क्वेश्चन बने तब आपको बस एक चीज़ याद रखनी है कि जो महीने होते हैं उनकी दिनों की संख्या आपको पता होनी चाहिए। अब दोस्तों हमारे पास क्या दिया है, 2 अप्रैल को गुरुवार है, तो दोस्तों सबसे पहले क्या होता है, जो महीना होता है, ठीक है ना, महीना। तो महीना को हमें दिनों की संख्या लिख लेनी है, वो कितनी होती है, 30 होती है, ठीक ना। यानी अप्रैल जो महीना होता है वो 30 दिन का होता है, ठीक है ना। फिर जो डेट देकर रखी होती है दोस्तों उसमें से हम घटा देते हैं, ठीक है ना। फिर हमें इससे कुछ नहीं लेना देना अभी, ठीक है ना। फिर हम चलते किस पर, इस पर 4 मई पर। तो जिस डेट
देखो दोस्तों हमें दिन की संख्या या दिनों निकालना पड़ता है, हमें उसे प्लस करना होता है, ठीक है ना। तो हमने प्लस किया तो जब ये जोड़ेंगे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, ठीक है ना। 32 में 7 से भाग देना। 7 से भाग क्यों दे रहे, 7 से भाग हम इसलिए देते हैं क्योंकि हमारे पास 7 ही दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, ठीक है ना। 7 चौके 28, ठीक है ना। कितना शेष बचा हमारे पास, 4 शेष बचा। अब दोस्तों जो शेष बचता है ना, हमें केवल से केवल उसी से मतलब होता है, बाकी की किसी से। अब ये भी दोस्तों 7 चौके 28 4 बार काटा, लेकिन हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हमें जो शेष मिलता है दोस्तों, हमें केवल से केवल उसी से मतलब होता है। ये बात आप कैलेंडर वाले क्वेश्चनों में ध्यान से रखें, इस चीज़ को या नोट कर लें कि हमें केवल से केवल उसका शेष देखना होता है, ना कि दोस्तों हमें ये देखना पड़ता है, ठीक है ना। तो दोस्तों जब हमारे पास 4 मिला है तो देखो गुरुवार से दोस्तों हमें क्या है, 4 दिन आगे चलना है। जैसे गुरुवार के बाद क्या आएगा, शुक्रवार आएगा, फिर शनिवार आएगा, फिर रविवार आएगा, फिर सोमवार आएगा। सोमवार किसी ऑप्शन में, जी हाँ ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो हमेशा परिवर्तन होता रहता है, यानी कि दोस्तों ये 6 टॉपिक में से एक टॉपिक माना जाता है, ठीक है ना। कि ये कभी आता है कभी नहीं आता है, कभी दूसरा टॉपिक आ जाएगा कभी दूसरा आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच में संबंध दर्शाता है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 में पूछा जा चुका है, ठीक है ना। तो हमारे पास 3 शब्दों को दिया गया है, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और लखनऊ। तो हमें इन 3 शब्दों में क्या बताना है दोस्तों, संबंध बताना है कि आखिरकार ये एक दूसरे से किस प्रकार से रिलेटेड हैं, संबंध में है। साथ ही साथ हमें वेन आरेख भी बनाना है। अब देखो दोस्तों वेन आरेख जानने के लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि सबसे पहले तो आपको शब्दों की जानकारी पता होनी चाहिए। जब तक आप शब्दों की जानकारी नहीं पता कर पाएंगे तब तक दोस्तों आप इस टाइप के क्वेश्चन या वेन डायग्राम नहीं बना पाएंगे। अब देखो दोस्तों यहाँ पर क्या दिया है, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और लखनऊ। तो आप जानते हैं दोस्तों सिक्किम एक राज्य है, उत्तर प्रदेश भी एक राज्य है और लखनऊ एक राजधानी है। तो जो उत्तर प्रदेश जो लखनऊ है दोस्तों वो किसके अंदर आता है, यूपी के अंदर, यानी उत्तर प्रदेश के अंदर। तो जो लखनऊ है दोस्तों वो किसके अंदर आ जाएगा, उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक, यूपी के अंदर क्या आ जाएगी, लखनऊ, ठीक ना। एल बना देते हैं, ठीक है ना। अब क्या बचा, सिक्किम बचा। तो सिक्किम एक दोस्तों राज्य है, तो राज्य क्या हो जाएगा, अगल हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों ये राज्य अगल है, उत्तर प्रदेश राज्य अगल है, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो है क्वेश्चन है वेन आरेख, वेन डायग्राम, ये भी दोस्तों 12 टॉपिक में से एक टॉपिक माना जाता है। इसका भी आपको ऑल स्टेट एग्जाम में एक क्वेश्चन बनता है। आप कहीं के भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये यदि आपका रीजनिंग विषय है तो उसमें एक क्वेश्चन बनेगा इस टॉपिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। SSC CGL में 4 बार पूछा जा चुका है और 2024 में भी आ चुका है, ठीक है ना। जितना सरल आपको दिखाई दे रहा है उतना सरल है नहीं दरअसल। इसमें देखो कैसे, निम्न शब्दों के संख्या, यहाँ पर अक्षर नहीं है, संख्या, ठीक है ना। संख्या का संबंध ज्ञात कीजिए। जैसे कि 2 का संबंध किससे है, 3 से है, 5 का संबंध हमें यहाँ पर बताना है। तो देखो दोस्तों आपके पास जो पहला पद दिया जाता है, ठीक है ना, ये वाला पद क्यों दिया जाता है, कभी सोचा आपने, नहीं ना। तो यहाँ पर कारण सुन लीजिए क्यों दिया जाता है। वो हमें इसलिए दिया जाता है दोस्तों एक उदाहरण के तौर पर। कैसे दिया जाता है, एक उदाहरण के तौर पर। मतलब कि दोस्तों जो उदाहरण है इसका जो लॉजिक है, इसी के लॉजिक या फिर इसी के जैसा उदाहरण हमें यहाँ पर भी लगाना होता है, ठीक है ना। इसलिए हमें ये उदाहरण के तौर पर दिया जाता है। तो अब हमें करना क्या है दोस्तों, हम 2 में क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। 2 में क्या कर सकते हैं कि वो 3 हो जाए। तो आप कहोगे सर देखो इसकी मैं 3 टिप्स से बताऊंगा और 3 टिप्स से मैं दोस्तों ऐसा आएगा कि रिजल्ट भी आपका अगल अगल आ जाएगा, ठीक है ना। तो पहली टिप्स क्या रहेगी, यदि हम 2 + 1 बराबर कितना कर दें, तो ये हमारा 3 आ रहा है, ठीक है ना। इसी प्रकार 5 में भी हम यदि वो 5 + 1 कर दें दोस्तों तो हमारा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है, ठीक है ना। तो पहली ट्रिक काम कर गई हमारी कि नहीं। देखो लॉजिक भी हमें दोस्तों वही लगाना होता है जो दोनों में सेम अप्लाई हो। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर 2 थे तो हमने 2 लिख दिए, ठीक है ना। फिर उसमें हमने 1 मन से ऐड किया है, ठीक है ना, प्लस। इसी प्रकार 5 यहाँ थे, देखो तो 5 यहाँ है और 1 हमने मन से प्लस किया है, ठीक है ना। तो ये हमारा लॉजिक था। अब दोस्तों सेकंड वाला लॉजिक क्या बोलता है वो भी आप देखो, ठीक है ना। सेकंड लॉजिक क्या है दोस्तों, यदि हम 2 का स्क्वायर कर दें, कितना, 2 का स्क्वायर करके माइनस के 1 कर दें दोस्तों तो हमें कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, ठीक है ना। फिर इसमें भी यदि हम 5 का स्क्वायर करके दोस्तों माइनस के 4 कर दें, सॉरी 1 मिनट, माइनस का 1 कर दें क्योंकि हमारा लॉजिक बदल जाएगा नहीं तो, ठीक है ना।
तो 4 कर दें दोस्तों, सॉरी 1 कर दें तो 24 मिले, जो कि ऑप्शन डी में है। ठीक है ना। अब थर्ड वाला क्या बोलता है वो भी आप देख लें। ठीक है ना। थर्ड जो रहेगा दोस्तों हमारा, ठीक है ना, यदि हम दोस्तों बात करें, देखो दो कैसी संख्या है, एक अभाज्य संख्या है। 2 के बाद दोस्तों उसके बाद जो अगली संख्या होती है अभाज्य संख्या, वो क्या होती है, वो होती है दोस्तों 3। ठीक है ना, समझ गए ना। ठीक है, यानी कि 2 के बाद दोस्तों अगली अभाज्य संख्या 3 होती है, 3 के बाद दोस्तों अगली अभाज्य संख्या 5 होती है, और 5 के बाद दोस्तों अगली क्या होगी, 7 होगी। ठीक है ना, 7 होगी, जो कि ऑप्शन बी में देकर रखा है। अब बताइए दोस्तों, क्या जो मैंने तीनों टिप्स बताई हैं वो क्या अगल अगल हैं, अगल अगल हैं कि नहीं। अब बताइए दोस्तों, जब आपके पास तीनों टिप्स हों और तीनों लॉजिक ज़बरदस्त हों और तीनों के ही रिजल्ट सेम आ रहे हों, यानी कि अगल अगल आ रहे हों, जो आपके ऑब्जेक्टों में दिए हों, तब ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे, बताइए दरअसल। नहीं कर पाओगे ना कुछ, आप तो कहोगे सर हम तो 24 लगाए, आप क्या करें। अब जो एग्जाम्बर होगा वो देगा, तो वो आपको पता इतना बड़ा कट मार कर देगा। ठीक है ना, इसलिए दोस्तों कुछ सोच समझ कर ही लगाना, आपको कैसे लगाना है इसका कारण मैं आज बताऊंगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक के बारे में बात कर लेते। तो दोस्तों ये है सादृश्यता परीक्षण नंबर एनालॉजी। इसे दोस्तों एनालॉजी के नाम से जानता है। ठीक है ना, यदि आप यूट्यूब पे यदि वीडियो देखो या क्लास लो दोस्तों, तो एनालॉजी डालना। ठीक है ना, एनालॉजी टेस्ट, क्योंकि दोस्तों यदि आप नंबर एनालॉजी डालोगे तो केवल इसी टाइप के मिलेंगे। ठीक है ना, लेकिन दरअसल एनालॉजी के अंदर नंबर एनालॉजी होती है, लेटर एनालॉजी होती है, और क्या होती है, वर्ड एनालॉजी होती है, मिक्सड एनालॉजी। तो ये 4-5 टाइप की एनालॉजी होती हैं किसके अंदर, एनालॉजी के अंदर, यानी सादृश्यता परीक्षण के अंदर। इससे रिलेटेड दोस्तों आपको 2 क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में, एक नहीं आता बल्कि 2 क्वेश्चन आते हैं, यही आपको 4 अंक देकर जाएंगे। ये रीजनिंग का सबसे बड़ा टॉपिक माना जाता है। ठीक है ना, कौन सा, एनालॉजी वाला। तो ये भी दोस्तों 12 टॉपिक जो मैंने बताए थे, 12 टॉपिक में से एक टॉपिक ये भी है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे भूल मत जाना। ठीक है ना, ये रिवीजन के तौर पर रख लें। ठीक ना, वेरी रिवीजन के तौर पर, यानी कि दोस्तों जो मैं बता रहा हूँ ना 12 टॉपिक, आपको इनकी प्रैक्टिस करते ही रहना है, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक हैं दोस्तों जो हर साल पूछते ही जाते हैं, ये कभी नहीं बदलते। ठीक है ना। तो देखो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है वो नंबर एनालॉजी का। नंबर एनालॉजी में दोस्तों जब आपके पास तीनों लॉजिक हों और तीनों स्थितियों के जो रिजल्ट सेम आ रहे हों, यानी अगल अगल आ रहे हों, और आपको तीनों ही ऑब्जेक्ट क्या दिए गए हों, ऑब्जेक्ट में दिए गए हैं, तो आप कौन सा लगाएंगे, इस चीज़ में कंफ्यूज हो रहे हों, तो दोस्तों आपको उसके पहले रूल्स पता होने चाहिए। तो हम पहले रूल्स देखते हैं। देखो ये है नंबर एनालॉजी के रूल्स। ठीक है ना, जब आपके पास दोस्तों रूल्स क्या कहता है कि सबसे पहले यदि आपके पास क्वेश्चन में अभाज्य संख्या है या फिर ऑब्जेक्ट में अभाज्य संख्या है, तो दोस्तों हमें टिक कौन लगाना है, अभाज्य संख्याओं को लगाना है। यदि अभाज्य संख्या नहीं है तो उसके बाद दोस्तों यदि सम और विषम है तो दोस्तों हमें सम और विषम के आधार पर लगाना है। यदि दोस्तों ये भी नहीं है तो फिर वर्ग और क्यू होगा। ठीक है ना, वर्ग और क्यू नहीं है दोस्तों तो फिर हमें सिंपल मैट्रिक लगानी है, जैसे कि हम प्लस माइनस गुणा भाग इंटू। ठीक है ना, तो इन चारों की क्रम चलता है दोस्तों। यदि आपके पास सबसे पहले हमें मान्यता किसे देनी होती है, अभाज्य संख्याओं को। ठीक है ना, इसके बाद हमें किसे देनी होती है, सम और विषम को, फिर इसके बाद वर्ग और क्यू को देनी पड़ती है, फिर हमें सिंपल मैथ को देनी पड़ती है। तो यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखो जो क्वेश्चन है हमारे पास वो अभाज्य संख्याओं में है। ठीक, कैसा है, अभाज्य संख्या, 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या और 5 भी अभाज्य संख्या है। ठीक है ना, तो इसका मतलब है दोस्तों कि देखो जब ये अभाज्य संख्या है तो अगली अभाज्य संख्या 7 होगी, तो इसका मतलब है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो दोस्तों अभाज्य संख्या, इसके बाद दोस्तों 6 भी आ रही थी, लेकिन ये 6 अभाज्य संख्या नहीं थी। 24 भी अभाज्य संख्या नहीं थी, लेकिन केवल से केवल 7 ही अभाज्य संख्या थी। इसलिए दोस्तों हमें सबसे पहले किसी अभाज्य संख्या को शामिल करना होता है। ठीक है ना, यानी कि जब भी आपको ऐसी कंडीशन बने, समझ गए ना। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा आएगा दोस्तों, ये आपका वर्ड एनालॉजी में है वही क्वेश्चन। ठीक है ना, यानी वही टॉपिक है, लेकिन दोस्तों ये वर्ड एनालॉजी में आ गया। मैंने कहा था इसके 2 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है ना, जैसे लंबाई का संबंध किससे, मीटर से, तो द्रव्यमान का संबंध हमें बताना है। तो दोस्तों वर्ड एनालॉजी में आजकल दोस्तों जीके, फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री वगैरह वगैरह चीज़ें आने लगी हैं। ठीक है ना, तो ध्यान रखें। तो दोस्तों सभी जानते हैं कि देखो जो लंबाई होती है वो हम मीटर में नापते हैं, तो द्रव्यमान किस में नापते हैं, तो सभी को पता है केजी में नापते हैं। ठीक है ना, यानी किलोग्राम, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए दोस्तों, तो निम्न शब्दों को एक तर्कपूर्ण और अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो हमारे पास 5 लीटरों को दिया गया, चेन्नई, ब्रह्मांड, ठीक है ना, विश्व, एशिया, तमिलनाडु। इन 5 शब्दों को हमें इस प्रकार से जमाना है दोस्तों, यानी कि दोस्तों घटते से बढ़ते क्रम में जमाना, क्या है, बढ़ते क्रम में। ठीक है ना,
तो देखो दोस्तों, जैसे कि हमारे पास ABC, उदाहरण के लिए आपने देखी होगी डिक्शनरी, वो A से Z के क्रम में जमी होती है। इसी प्रकार दोस्तों अल्फ़ाबेट में क्या होती हैं, जो मेडिकल दवाइयाँ होती हैं ना, तो आपने मेडिकल पर जाना दोस्तों, जो दवाइयाँ जमी होंगी वो A से Z की ओर जमी होंगी, ठीक है ना। तो इसी प्रकार हमें इन 5 लेटर को भी दोस्तों क्रम से जमाना है, ठीक है ना। तो क्रम से कैसे जमाएंगे वो आप देखो। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए कि दरअसल जो हमारे पास 5 लेटर हैं, ठीक है ना, 5 लेटर किसी व्यक्ति के ऊपर हैं, किसी भोजन के ऊपर हैं, किसी वस्तु के ऊपर हैं, या पेड़ पर हैं, ठीक ना, या फिर एक प्रकृति पर है, या फिर मानसून पर, किस पर आधारित है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों स्थान पर हैं, ठीक, किस पर हैं, स्थान पर हैं, और वगैरह वगैरह चीज़ों पर हैं, ठीक ना। तो देखो दोस्तों सबसे इसमें हल्की यानी छोटी चीज़ क्या है, तो आप कहोगे सर चेन्नई है, तो जी के यहाँ दूसरे स्थान पर आएगा। चेन्नई से बड़ी क्या होती है दोस्तों, तमिलनाडु, क्योंकि चेन्नई किसके अंदर आता है, तमिलनाडु के अंदर आता है। तो ये 5वें नंबर पर हो जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद दोस्तों तमिलनाडु किसके अंदर आता है, भारत के अंदर, भारत इसमें दिया नहीं। भारत किसके अंदर आता है, एशिया के अंदर, एशिया दिया है, ठीक है ना, एशिया फिर इसके बाद क्या आएगा दोस्तों, विश्व आएगा, ठीक है ना। तो विश्व आ गया, विश्व के बाद फिर क्या आएगा, ब्रह्मांड आ जाएगा। 23, 43, 1 किसी ऑप्शन में है, तो आप कहोगे सर 25, 43, और यहाँ पर देखो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होना चाहिए था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक मिस्टेक हो चुकी है। अब वो क्या हो चुकी है कि यहाँ पर दरअसल 6 की जगह पर 1 आ गया, ठीक है ना। देखो अगली जो सेट में मैंने बताया था, दरअसल इसमें सही में मिस्टेक हुई थी, लेकिन इसमें कोई मिस्टेक नहीं है दोस्तों। यहाँ पर देखो दरअसल इसमें सही में ही टाइपिंग में मिस्टेक हो चुकी है। यहाँ पर 6 की जगह पर 1 कर लेना, क्योंकि दोस्तों हमारे पास 6 तो है ही नहीं, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी 1 मिनट, ये जो टॉपिक है ना दोस्तों, ये अहम भूमिका निभाएगा। ये भी 12 टॉपिक में से एक टॉपिक माना जाता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। शब्दों का तार्किक लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि ALPS बराबर 7882 फ्रॉम को 3156 लिखा जाता है तो RLPA को क्या लिखा जाएगा। तो देखो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है सांकेतिक भाषा कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है ना। तो जैसे कि A का कोड कितना है 7 है, L का कोड 4 है, P का कोड कितना है 8 है, और S का कोड कितना है 2 है। यहाँ पर भी F का कोड 3 है, R का कोड 1 है, O का कोड 5 है, M का कोड कितना है 6 है। तो देखो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि दरअसल हमारे पास RLPF ही है, वो दरअसल जो हमारे पास यहाँ पर लेटर है और यहाँ लेटर है, ये यही के यही लेटर हैं, ठीक है ना। यहाँ पर समझ गए ना, यानी कि जो लेटर यहाँ पर हैं वही लेटर आपको यहाँ पर भी दिखाई दे रहे होंगे, दिखाई दे रहे हैं ना। तो उनका कोड सिंपली यहाँ पर लिखना है, ठीक है ना, यानी एक प्रकार की नकल करनी है, ठीक है ना। तो आर कितना है दोस्तों, तो आप कहोगे सर आर का कोड कितना है 1 है, ठीक है ना। फिर एल, ठीक है ना, एल का कोड कितना है यहाँ पर देखो 4 है, तो 4 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर क्या बचा पी, तो पी का कोड यहाँ पर देख सकते हैं 8 है, तो 8 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर क्या बचा एफ, तो एफ का कोड यहाँ पर देख रहे होगे 3 है, तो 3 हो जाएगा, ठीक है ना। ए का कोड कितना है दोस्तों, तो ए का कोड 7 है, तो 7 हो जाएगा। 14,837 किसी ऑप्शन में, जी हाँ ऑप्शन डी में है। तो मुझे उम्मीद है कि समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों के दिए गए कथनों को सत्य मानिए और बताइए कि कौन सा इसका कथनों का अनुसरण करता है। तो देखो दोस्तों जो कथन दिया है इस ये प्रश्न होता है, और प्रश्न का दोस्तों ये आंसर होता है, यानी कि इसी का आंसर यहाँ पर देकर रखा होता है। तो ये आंसर सही है या फिर गलत है, इसका हमें निरीक्षण करना होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो दोस्तों सबसे पहले हमें डायग्राम बनाना होगा। यहाँ पर क्या बोला, सभी एच हैं, तो यानी कि जितने भी ए हैं वो कौन है दोस्तों, एच हैं, समझ गए इतना, ठीक है ना। फिर क्या बोला, कुछ आर एच हैं, यानी कि यहाँ पर देखो कुछ आर हैं, ठीक है ना, यहाँ पर कुछ आर हैं और कुछ एच हैं, ठीक है ना। तो अब हमें जो निष्कर्ष मिला है वो बताना है कि सभी आर एच हैं, गलत, क्योंकि यहाँ पर कुछ ही एच आर हैं, सभी के सभी नहीं, इसलिए पहली स्थिति गलत हो जाएगी, सेकंड वाली क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी, ठीक है ना। तो हम कहेंगे कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल निष्कर्ष सेकंड का अनुसरण करता है। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है कथन और निष्कर्ष में से आता है। तो दोस्तों इन क्वेश्चनों को हम न्याय निगम के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों जो SSC MTS की तैयारी कर रहा हो या फिर SSC की तैयारी कर रहा हो, उनके लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, क्योंकि दोस्तों इससे भी उन्हें 2 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। तो ये दोस्तों 12 टॉपिक
टॉपिक में से एक टॉपिक माना जाता है। तो जितने भी दोस्तों 12 टॉपिक थे मैंने आप लोगों के सामने रख दिए हैं। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है प्यारा सा सुंदर सा आपका दिखाई दे रहा होगा असंगत, ठीक ना, जो हमने शुरू वाला किया था ये वही क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप मुझे दोस्तों कमेंट कर कर बताओगे। तो दोस्तों यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ इसे शेयर भी करें ताकि दूसरे व्यक्ति भी इस वीडियो का लाभ उठा सके। तो दोस्तों अगला जो हमारा सेट रहेगा वो रहेगा 59। इसमें दोस्तों हम बाकी के जो क्वेश्चन है वेरी IMP जो हमें कागज पेपर में आ चुके हैं या फिर दोस्तों जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक छूट चुके हैं तो उन्हीं टॉपिक को हम अगली इस बार 59 वाले सेट में रखेंगे। तो दोस्तों अब आपके लिए अलविदा कहते हैं। जय हिंद एंड जय भारत।